सो दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ अ चैप्टर पॉपुलेशन। अब हम पढ़ेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। सेल्फ एम्प्लॉयड की टर्मिनोलॉजी क्या कहती है? कौन होता है सेल्फ एम्प्लॉयड? सेल्फ एम्प्लॉयड वो होता है जो इंडिपेंडेंटली अपना काम करे, जो खुद ही एम्प्लॉयड हो, किसी कंपनी से एम्प्लॉयड ना हो, वर्किंग इंडिपेंडेंटली फॉर योर सेल्फ एंड नॉट एम्प्लॉयड बाय अ कंपनी। जैसे फ्रीलांसर होते हैं। फ्रीलांसर क्या होता है? वो खुद ही उसने अपनी वेबसाइट पर काम ढूंढा और क्लाइंट पकड़े और क्लाइंट के लिए अपना काम करके दे दिया। किसी कंपनी से एम्प्लॉयड नहीं है, घर बैठ कर उसको खुद काम करना है, या किसी वर्किंग स्पेस पर जाएगा, अपनी मर्जी से काम करेगा, जब जाएगा जब आएगा। ये होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं जब आप खुद अपने लिए ही काम करो, किसी कंपनी से रजिस्टर्ड ना हो। ठीक है। दूसरे होते हैं अंडर एम्प्लॉयड। अब ये एक टर्मिनोलॉजी भी समझना लाजमी है, एग्जाम में बड़ा कम पूछी हुई, पर ये सिलेबस कैसा है तो मुझे आपको समझानी पड़ेगी। अंडर एम्प्लॉयड क्या होता है? अंडर एम्प्लॉयड में दो चीज आती हैं। एक आती है जब आप फुल टाइम काम करने के लिए तैयार हो, फिर भी आपको पार्ट टाइम जॉब मिले। व्हेन यू आर विलिंग टू डू अ फुल टाइम जॉब पर आपको पार्ट टाइम जॉब मिले, उसको कहते हैं अंडर एम्प्लॉयड। दूसरा, जब आप हाईली स्किलफुल हो और आपको एक नीचे दर्जे की जॉब मिले। फॉर एग्जाम्पल, आपने MBA मास्टर्स करा हुआ है, मास्टर्स इन बिजनेस फाइनेंस करा हुआ, आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में करा हुआ है, MBA करा हुआ है, आपने मास्टर्स करे हुए, आपने कुछ भी काम करा हुआ और आप एडमिन की जॉब कर रहे हो, एडमिन का काम कर रहे हो, तो ये तो आप अंडर एम्प्लॉयड हुए ना। कि आपकी स्किल जो है वो बहुत ऊपर की है, पर वो जॉब ही अवेलेबल नहीं है आपके स्किल सेट की, तो आपको एक नीचे के स्किल सेट पे काम करना पड़ रहा है, उसको कहोगे अंडर एम्प्लॉयड। अंडर एम्प्लॉयड में दो चीजें आती हैं, नॉट इनफ वर्क टू डू, जब आप फुली एम्प्लॉयड नहीं होते, जब आपको आपकी विलिंगनेस है फुल टाइम जॉब की, पर फिर भी आपको पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ रही है। दूसरा, जब आप ओवर क्वालिफाइड होते हो किसी एक जॉब के लिए, जब आप ओवर क्वालिफाइड होते हो एक जॉब के लिए, उसको कहेंगे अंडर एम्प्लॉयड। तो अंडर एम्प्लॉयड में दो चीजें आती हैं, समझ गए? अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट में भी दो चीजें, एक आपको याद रखना है, एबिलिटी प्लस विलिंगनेस। फॉर एग्जाम्पल, ये जो वीडियो आप देख रहे हो, तो आप जैसे बच्चे अनएम्प्लॉयड हो? नहीं। क्यों? क्योंकि आप एबल तो हो काम करने के लिए, आपके हाथ पांव सलामत होंगे, पर क्या आपकी विलिंगनेस है काम करने के लिए? नहीं, आपकी विलिंगनेस नहीं है काम करने के लिए, इसलिए आप अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में नहीं आओ। ये एक बंदा जो माजूर है, इसके हाथ पांव नहीं काम करते, जो पैरालाइज हो चुका है, उसकी विलिंगनेस तो है काम करने की, मैं पैसे कमाऊं, पर एबल नहीं है वो, तो भी अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में नहीं आएगा। अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में दो लोग आते हैं, जिसकी विलिंगनेस भी हो, जो एबल भी हो काम करने के लिए, स्टिल वो उसको काम नहीं मिल रहा, एबल भी है, विलिंगनेस भी है, स्टिल उसको काम नहीं मिल रहा, उसको हम कहेंगे अनएम्प्लॉयड। समझे? पर्सन इट इज एबल एंड विलिंग टू डू द जॉब बट स्टिल नॉट फाइंडिंग वन, उसको हम कहेंगे अनएम्प्लॉयड। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? सबसे पहला रीजन, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा है। आपकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बिजनेसेस कम है, लोग ज्यादा है काम करने के लिए। दूसरा, इलिटरेसी, लोगों में एजुकेशन ही नहीं, स्किल ही नहीं है। जब स्किल ही नहीं है काम करने के लिए, तो वो काम क्या करेंगे? जाहिल बंदा खड़ा है, वो कह रहा है मुझे काम दो, अरे भैया आपको कैसे काम दूं, किस चीज का काम दूं? आप स्किल डेवलप करो, फिर आओ आप काम ढूंढने, फिर आपको काम मिलेगा। ठीक है, एक काम ये, इलिटरेसी बहुत ज्यादा है। ठीक है, स्किल नहीं है आपके पास, डिजायर स्किल नहीं है, जो आज के 21st सेंचुरी में जो स्किल चाहिए वो आपके पास है ही नहीं। फिर एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन आ गई, तो लोग ही कम काम करने के लिए चाहिए। IT सेक्टर में भी आपके पास सॉफ्टवेयर वगैरह आ गए, इसमें लोग कम चाहिए काम करने के लिए। AI आ गए, जब AI आ गया है, मशीन्स आ गई, सॉफ्टवेयर आ गए, तो लोग ये काम करने के लिए बहुत कम चाहिए, इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। फिर
machine in factories, rural urban migration, information technology, mechanization, agriculture, illiteracy, high rate of population growth, lack of skills, job means qualification, और क्वालिफाइड तो आप है ही नहीं, तो कहाँ से जॉब मिलेगी? क्या? हाउ कैन वी ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान? अच्छा, एक और ये आउट ऑफ द टॉपिक एक बात है आपसे करना बड़ी जरूरी है कि आज के जमाने यूनिवर्सिटीज भी है ना, वो जो स्किल सिखा रही हैं, वो जो डिग्री दे रही हैं, उससे जॉब नहीं मिलती। आपको खुद स्किल सीखनी पड़ती है। डिग्री से आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको स्किल से जॉब मिलेगी। डिग्री भी जरूरी है पर स्किल भी जरूरी है। तो आप कोई स्किल सीखें जिससे आप लोगों की जिंदगी में कोई चेंज ला सकते हैं। जब तक लोगों की जिंदगी में चेंज नहीं लाएंगे, जब तक आपको जॉब नहीं मिलेगी, जब तक आप बिजनेस नहीं कर सकते। बिजनेस क्या होता है? एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लो, बस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लोगे, इज अ बिजनेस। तो आपको स्किल सीखनी पड़ेगी, वरना आप अनएम्प्लॉयड ही रहोगे। बहुत सारे एमबीए को देखा है अनएम्प्लॉयड है, और बहुत सारे स्कूल ड्रॉप आउट को देखा है वो बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास स्किल है। तो ये डिग्री एक 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 चीज नहीं है जिससे आपका आपने डिग्री कर ली तो आपको जॉब पक्की मिलेगी, नहीं, स्किल है तो आपको जॉब पक्की मिलेगी। ठीक है। हाउ कैन यू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? जो अनएम्प्लॉयमेंट हमने पढ़ी, कॉजेज पढ़े, उससे हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, हम अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? तो प्रोवाइड टेक्निकल एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्किल फैसिलिटीज। हम लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंसेंटिव्स दें कि यहाँ पर वो बिजनेस खोलेंगे। जब बिजनेस इंडस्ट्री खोलेंगे तो लोगों को जॉब मिलेगी। कंप्यूटर एजुकेशन, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करो, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन इम्प्रूव करो, इंडस्ट्रियल स्टेट्स खोलो, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स खोलो, आईटी सेक्टर को डेवलप करो, टेरिटरी सेक्टर को डेवलप करो, टूरिज्म को डेवलप करो तो ज्यादा से ज्यादा जॉब मिलेगी। ड्राई पोर्ट ज्यादा से ज्यादा खोलो तो इंडस्ट्री खुलेगी, इंडस्ट्री खुलेगी तो जॉब मिलेगी। समझ लो, सारे पॉइंट्स पढ़ लो, आ जाएगा समझ में। इजी है, बहुत सिंपल है। पॉपुलेशन चैप्टर कोई मुश्किल नहीं है। माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। एक जगह से दूसरी जगह जब हम मूव करते हो उसको कहते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन तीन टाइप की होती है, एक इंटरनल माइग्रेशन होती है, एक एक्सटर्नल होती है, एक सीजनल होती है। इंटरनल होता है जब आप रूरल टू अर्बन जा रहे हो, अर्बन टू रूरल आ रहे हो, रूरल टू रूरल जा रहे हो, अर्बन टू अर्बन जा रहे हो। मैं गांव में, गांव शहर में, इंटरनली पाकिस्तान के इंटरनली आप माइग्रेट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से कराची से शिफ्ट हो गया इस्लामाबाद, कराची से शिफ्ट हो गया लाहौर, इस्लामाबाद वाले बंदे यहाँ आ गए, सरगोदा वाले बंदे कराची आ गए, तो वो इंटरनल माइग्रेशन। एक्सटर्नल माइग्रेशन होती है जब मैं बाहर कंट्री चला जाऊं, जब मैं पाकिस्तान छोड़ दूं। तीसरी होती है सीजनल माइग्रेशन। सीजनल माइग्रेशन होती है ट्रांस ह्यूमन्स। याद है एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक के चैप्टर हमने पढ़ा था। ट्रांस ह्यूमन्स कौन होते हैं? जिनके दो घर होते हैं, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है। जब सर्दियां होती है तो वो नीचे आ जाते हैं, जब गर्मियां होती है तो ऊपर चले आते हैं, उनको कहते हैं सीजनल माइग्रेशन। अच्छा, इमिग्रेशन, इमिग्रेशन ई वाला और आई वाला दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, इमिग्रेशन ही। तो हम इसको फर्क कैसे करते हैं, ई वाला या आई वाला? ई वाले इमिग्रेशन का मतलब होता है एग्जिट। ई से क्या आता है? ई से आता है एग्जिट। एग्जिट का मतलब बाहर जाना। लीविंग योर कंट्री इज कॉल्ड ई वाला इमिग्रेशन। जब आप अपने कंट्री को छोड़कर बाहर जाते हो उसको कहेंगे ई वाला इमिग्रेशन। आई का मतलब क्या होता है? इन, अंदर आना। अगर आप अपनी कंट्री के अंदर एंटर हो रहे हो, कोई बाहर का बंदा, कोई चाइना का बंदा, कोई चाइनीज, कोई अमेरिकन आपकी कंट्री के अंदर आ रहा है, उसको कहेंगे आई वाला इमिग्रेशन। ई वाले इमिग्रेशन का मतलब होता है बाहर जाना, लीविंग योर कंट्री। आई वाले इमिग्रेशन मतलब होता है एंटरिंग योर कंट्री। कोई सऊदी का बंदा यहाँ पर आ रहा है तो आई वाला इमिग्रेशन होगा। अच्छा, आप इंटरनल माइग्रेशन के बड़े सवाल आते हैं। सीजनल के इतने नहीं आते, इंटरनेशनल एक्सटर्नल के नहीं आते, इंटरनल के बहुत आते हैं। वो भी आते हैं रूरल टू अर्बन और अर्बन टू रूरल के। रूरल टू अर्बन के सबसे ज्यादा आते हैं। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इज नोन एज इंटरनल माइग्रेशन। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन का मतलब गांव से लोग शहर आ रहे हैं, लोग गांव को छोड़कर शहर की तरफ आ रहे हैं, उसको कहेंगे हम रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। लोग गांव छोड़कर शहर क्यों आते हैं? दो फैक्टर्स की वजह से। एक पुश फैक्टर होता है, एक पुल फैक्टर होता है। पुश फैक्टर होता है जो रूरल से आपको धक्का दें फैक्टर्स, सॉरी, वो फैक्टर्स जो आपको रूरल से धक्का दे रहे हो कि आप यहां से जाओ। और पुल फैक्टर होते हैं जो अर्बन की अच्छी बात है,
अर्बन के अंदर जो फैक्टर्स हैं वो अपनी तरफ आपको बुला रहे हैं कि भाई हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। पुश फैक्टर ढूंढ के पुश फैक्टर होते हैं जो आपको धक्का दे रहे हैं कि भाई यहां से निकलो। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल डिजास्टर आ गया, फ्लड आ गया, तो वो पुश फैक्टर है ना, आपको धक्का दे रहे हैं कि भाई यहां से छोड़ के जाओ, रूरल को छोड़ के जाओ, तो वो पुश फैक्टर होता है। नेचुरल डिजास्टर, नॉट बेटर, वर्स लिविंग कंडीशन, लो वेजेस, lack of education facility, lack of health facility, lack of entertainment facility, less infrastructure development, less industries, less job opportunities, ये पुश फैक्टर है। पुल फैक्टर क्या होता है? बेटर हाउसिंग, बेटर एजुकेशन, मोर जॉब, बेटर हेल्थ फैसिलिटी, एंटरटेनमेंट फैसिलिटी, बेटर लिविंग कंडीशन, ये होते हैं पुल फैक्टर जो आपको अपने पास बुला रहे हैं। अर्बन अपने पास बुला रहा है, उसको कहेंगे पुल फैक्टर। तो ये पुश फैक्टर कुछ होते हैं और पुल फैक्टर जो होते हैं जिसकी वजह से आप रूरल टू अर्बन माइग्रेशन करते हो। गांव से शहर क्यों जाते हो? क्योंकि गांव में नेचुरल डिजास्टर आ गया, लो वेजेस हैं, आपके यहाँ एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है, हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, एंटरटेनमेंट फैसिलिटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं है। सीधी सीधी बात है। तो ये गांव से शहर आप इसलिए जाते हो। प्रॉब्लम्स क्या होता है? अगर आप गांव से शहर जा रहे हो तो गांव में क्या मसले होते हैं ये एक अलग है, और शहर में क्या मसले होते हैं वो अलग है। अगर आप गांव से शहर जा रहे हो तो गांव में क्या मसला होगा? गांव में सबसे पहला मसला होगा कि गांव में एजुकेटेड लोग कम रहेंगे, गांव में मैन पावर कम हो जाएगी, जो मेल वर्कफोर्स है वो कम हो जाएगी, और औरतें ज्यादा हो जाएंगी, जिससे अनबैलेंस सेक्स रेशो हो जाएगा कि मर्द कम है औरतें ज्यादा हैं, तो इस सोसाइटी ऐसे नहीं चलती। आपकी दुनिया में भी आई गेस 49% मेल है, 51% फीमेल है, तो कुछ ऐसे ही रेशो इक्वली। क्योंकि अगर मर्द कम है और औरतें ज्यादा हैं तो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं होता। लैक ऑफ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट बोलेगी है गांव में तो लोग ही कम है, या गांव में तो लोग ही कम रहते हैं, तो छोड़ो ना, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों करें, इससे अच्छा हम ऐसे गांव में करते हैं जहाँ पर ज्यादा लोग रहते हैं, या ऐसे शहर में करते हैं जहाँ पर लोग ज्यादा हैं। उस गांव में इन्वेस्टमेंट कम होगी अगर वहां पर लोग कम है, तो लैक ऑफ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, अनबैलेंस सेक्स रेशियो, अनबैलेंस सेक्स रेशियो, फ्यूअर चिल्ड्रन, बच्चे कम होंगे उस गांव में, वर्क फोर्स कम होगी। जब वर्क फोर्स कम होगी इसका मतलब एग्रीकल्चर भी कम हो जाएगा, इसका मतलब फूड शॉर्टेजेस क्रिएट होंगी। ये डेवलपमेंट में याद रखना। वर्क फोर्स कम इज नॉट अ प्रॉब्लम, वो उससे एजुकेटेड वर्क फोर्स कम होगी, इसका मतलब आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होगी, जिससे फूड शॉर्टेज होगी। अब शहर में क्या मसला होगा? अगर लोग गांव से शहर जा रहे हैं तो गांव के मसले तो हमने पढ़ लिए। अब शहर में क्या मसला होगा? शहर में मसला होगा, शहर में ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी, बर्डन ऑन रिसोर्सेज होंगे, हाउसिंग के मसले होंगे, एजुकेशन के मसले होंगे, एजुकेशन पर बर्डन ज्यादा होगा, हेल्थ फैसिलिटी पर बर्डन ज्यादा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बर्डन पड़ेगा, ट्रैफिक कंजेशन होगा, क्राइम रेट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन आ जाएगी। क्योंकि लोग ज्यादा हैं, रिसोर्सेज कम है, तो इन्फ्लेशन आएगी, डिजीजेस ज्यादा फैलेंगे, और आपको लोन चाहिए होंगे वहां पर डेवलपमेंट करने के लिए। ये सारे पॉइंटर्स को देख लो। अर्बन एरिया में कौन कौन से मसले होंगे? एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इमिग्रेशन, ई वाला। अगर लोग आपका मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, अगर लोग आपका मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, उसका नुकसान फायदा क्या? उसका नुकसान फायदा क्या है? सबसे पहले फायदा क्या? अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, फजूल लोग चले जाएंगे आपका मुल्क छोड़ के, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, रेमिटेंसेज आ जाएंगे, लोग बाहर काम करेंगे, उनके घर वाले तो यहाँ पर होंगे, घर वालों को पैसे भेजेंगे, जब पैसे भेजेंगे तो रेमिटेंसेज आएंगे, फायदा ना। और रेमिटेंसेज आएंगे, सामने फॉरेन एक्सचेंज आएगा, डॉलर भेजेंगे, रियाल भेजेंगे, पाउंड भेजेंगे, कोई भी करेंसी, कहीं पर किसी मुल्क में काम करें उस मुल्क की करेंसी आप क्या भेजेंगे तो आपका फॉरेन एक्सचेंज अर्न होगा। तो रेमिटेंसेज बहुत फायदा पहुंचाता। पाकिस्तान चल ही एक फैक्टर ये भी, पाकिस्तान चल ही रेमिटेंसेज पर है, बहुत की फैक्टर है पाकिस्तान के रेमिटेंसेस कि लोग बाहर काम करते हैं और बाहर से पैसे भेजते हैं। फिर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्ट्रॉन्ग कल्चर रिलेशंस। डिसएडवांटेज क्या? आपके यहाँ पढ़े लिखे लोग चले जाएंगे, आपके यहाँ डॉक्टर्स की कमी हो जाएगी, इंजीनियर्स की कमी हो जाएगी, सारा स्किल वर्कर चला जाएगा। जब स्किल वर्कर चला गया तो यहाँ पर रुकता, पैसे कमाता, टैक्स देता, अब टैक्स भी नहीं देगा, टैक्स भी कम हो जाएगा, वर्कफोर्स कम हो जाएगी, स्किल फोर्स कम हो जाएगी, स्किल लेबर चला जाएगा। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी में क्या फर्क है? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है किस तरीके से लोग स्प्रेड आउट हुए हैं,
अक्रॉस सिटी, अक्रॉस कंट्री और अक्रॉस प्रोविंस लोग किस तरीके से स्प्रेड हुएंगे, उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डेंसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एन स्पेसिफिक एरिया, एक स्पेसिफिक एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। कराची की डेंसिटी क्या है भाई? हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, क्योंकि कराची में लोग बहुत ज्यादा रह रहे हैं। बलूचिस्तान इज द लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, क्योंकि बलूचिस्तान में लोग कम रहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है हाउ पीपल स्प्रेड, डेंसिटी का मतलब होता है कितने लोग रह रहे हैं। अच्छा, फैक्टर्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत सवाल पूछता है। अगर आपने ये वीडियो देख ली ना और सीधा ये वीडियो के बाद आप पास पेपर्स कर दो, आपको इतनी हेल्प मिलेगी, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अगर आपने ये लेक्चर देख लिया उसके बाद आप सीधा पास पेपर्स खोल लो, हो जाएंगे, सारे पास हो जाएंगे। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखी, ये वीडियो इज इनफ फॉर डूइंग पास पेपर्स, फॉर अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस, खत्म। फैक्टर्स क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेंसिटी के? सबसे पहले क्लाइमेट। क्लाइमेट देखो, अगर क्लाइमेट अच्छा होगा तो लोग वहां पर ज्यादा रहेंगे। क्लाइमेट फेवरेबल है, जैसे पंजाब और सिंध का क्लाइमेट बड़ा अच्छा है, बड़ा फेवरेबल है, तो वहां पर लोग ज्यादा रहते हैं। पर अगर सिंध में ठहर की तरफ देखो तो ठहर का क्लाइमेट सही नहीं है, तो वहां पर लोग कम रहते हैं। टोपोग्राफी देखो, अगर फ्लैट लैंड है वहां पर ज्यादा लोग रहेंगे, अगर रगिड लैंडस्केप है तो लोग कम रहेंगे। सॉइल देख लो, सॉइल फर्टाइल है तो लोग ज्यादा है, इनफर्टाइल है तो लोग कम है। पानी, नेचुरल रिसोर्स, जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी तो लोग वहां पर ज्यादा रहेंगे। ट्रांसपोर्ट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पोर्ट फैसिलिटी, एजुकेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर ये सब चीजें अवेलेबल होंगी तो लोग वहां पर ज्यादा रहना पसंद करेंगे। कराची में लोग ज्यादा क्यों रहते हैं? गवर्नमेंट की पॉलिसी है, एजुकेशन अच्छी है, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है, पोर्ट फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट अच्छा है, जॉब अपॉर्चुनिटी है, पानी है, इसलिए लोग वहां पर ज्यादा रहते हैं। बलूचिस्तान में क्या है? ये कुछ भी नहीं है, इससे वहां पर लोग कम रहते हैं। तो ये फैक्टर बहुत जरूरी है, एग्जाम में बहुत पूछते हैं। लिटरेसी रेट क्या होता है भाई? लिटरेसी का मतलब क्या? एबिलिटी टू रीड एंड राइट। अगर आप पढ़ना लिखना जानते हो तो लिटरेसी रेट है, तो इसको कहते हैं लिटरेसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ इयर्स अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव। एक बंदा कितने साल जिंदा रहता है उसको कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। पाकिस्तान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी सी कम है। अगर सवाल है क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पर क्लीन वाटर नहीं है, साफ हवा नहीं है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, गंदगी बहुत ज्यादा है, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं है, ये सब वजह से। लिटरेसी रेट क्या होता है? एबिलिटी टू रीड एंड राइट। एज पिरामिड, एज पिरामिड क्या होता है? इट इलस्ट्रेट्स द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। एज पिरामिड क्या बताता है? इंडिकेटर होता है ऑफ एज डिस्ट्रीब्यूशन, कितने उम्र के लोग, कितने आपके पॉपुलेशन है। अक्सर ये परसेंटेज में बताता है, कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कितनी साल की एज ब्रैकेट में, उससे पता चलता है। एज पिरामिड आपको ये चीजें बताता है। टाइप ऑफ बार ग्राफ दैट इलस्ट्रेट्स द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। एज पिरामिड इज द इंडिकेटर ऑफ एज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, एक तो ब्रॉड बेस, अगर बेस बड़ी ब्रॉड है और ऊपर से कम हो रहा है, सबसे पहली बात, अगर बेस ब्रॉड है इसका मतलब होता है आपकी बर्थ रेट ज्यादा है। अगर बेस जो है वो ब्रॉड है इसका मतलब आपके यहाँ बच्चे ज्यादा है एज कंपेयर टू ओल्डर पॉपुलेशन। अगर बेस ब्रॉड है इसका मतलब बच्चे ज्यादा है एज कंपेयर टू ओल्डर पॉपुलेशन और आपका बर्थ रेट ज्यादा है। और अगर बेस बड़ी ब्रॉड है और ऊपर से वो कम हो रहा है, अगर बेस बड़ी ब्रॉड है और ऊपर जाके वो थोड़ा श्रिंक हो रहा है, इसका मतलब इस टाइप के एज पिरामिड को आप कहोगे कि ये प्रोग्रेसिव है, एक्सपेंसिव है। जैसे ये एज पिरामिड होता है। बहुत आसान है, इसमें भी कोई टेक्निकल बातें नहीं है, बहुत आसान है, ऐसे भी बातें सुन लो। ये एज पिरामिड होता है। इसमें ने क्या बोला? इसकी बेस देखो ब्रॉड है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन पिरामिड जब आप देखोगे तो हमेशा बेस बड़ी ब्रॉड होगी, पाकिस्तान में बच्चे ज्यादा होते हैं और ऊपर जाके श्रिंक हो जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में डेथ रेट ज्यादा होता है। अभी श्रिंक हो रहा है ना, इसका मतलब पाकिस्तान में डेथ रेट ज्यादा। यहाँ पे देखो कितने परसेंटेज है? 1%। तो सिर्फ 1% है जो 75 साल 70 साल तक जिंदा रहता है। और ये देखो 60 मतलब 60 to 64 कितने? 2.25% है बस। और 5 to 9 कितना है? 8%। तो पाकिस्तान के अक्सर जो बेस है वो बड़ी ब्रॉड होती है, ऊपर जाके श्रिंक हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान का बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट कम है, और डेथ रेट भी ज्यादा है।
और इस तरीके के एज पिरामिड को कहते हैं प्रोग्रेसिव एज पिरामिड या एक्सपेंसिव एज पिरामिड। समझे? ये होता है बस एज पिरामिड। इसके सवाल कैसे आते हैं? एक पास पर क्वेश्चन मैंने निकाला है, ये आई गेस समर 2024 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है आई गेस। अच्छा अब ये देखें इसका सवाल कैसा आता है। अच्छा भाई कंप्लीट करना है यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द टेबल। 5 to 9 एज ग्रुप मेल 6%। अच्छा 5 to 9 ये रहा, और ये देखें ओल्डर डिपेंडेंट एक्टिवली, ठीक है, यंग डिपेंडेंट, ये मेल है ये फीमेल है, ठीक है, कितना 6% कह रहा है। तो आप क्या करोगे, ये बनाओगे 6% और उस पर आप क्रेडिंग कर दो, हो गया। और क्या कह रहा है, फीमेल 55 to 59 1.5, 55 to 59 1.5, तकरीबन अराउंड ये आएगी। कर दिया, कितने मार्क्स मिल गए? 2 मार्क्स मिल गए। अच्छा तो ये क्या कह रहा है, यूजिंग फिग पॉइंट 2 आइडेंटिफाई द एज ग्रुप फॉर मेल्स दैट रिप्रेजेंट 3.9% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। अच्छा 3.9% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ना, सही है फॉर मेल। ये मेल के लेफ्ट वाला सेक्शन मेल का है, हमने क्या करा 3.9% ना, तो 3.9 का मतलब ये 30 to 34, तो 30 to 34 है आपका 3.9, 30 to 34 खत्म। कितना सिंपल है, 3 मार्क्स मिल गया आपको। समझ में आया? इससे मतलब 3.9% कितना है, कौन सा एज ब्रैकेट है, तो मैंने ये निकाल लिया 30 to 34 है 3.9%। पर है स्टेट 3 इम्पैक्ट्स ऑफ द हाई पॉपुलेशन, एक सेकेंड सॉरी, स्टेट 3 इम्पैक्ट्स ऑफ अ हाई परसेंटेज ऑफ यंग डिपेंडेंट्स। 3 इम्पैक्ट बताओ अगर आपके यंग डिपेंडेंट लोग ज्यादा है। अच्छा यंग डिपेंडेंट कौन होते हैं, जो 0 से लेकर 15 साल की उम्र में होते हैं ना, वो यंग डिपेंडेंट होते हैं। और 60 प्लस होते हैं ना, वो भी एल्डरली डिपेंडेंट होते हैं। जो बड़े होगा वो पे आप डिपेंडेंट है। 3 इम्पैक्ट्स ऑफ हाई परसेंटेज ऑफ यंग डिपेंडेंट्स इन पाकिस्तान, 3 इम्पैक्ट बताने। तो भाई अगर बच्चे ज्यादा होंगे इसका मतलब हायर अर्निंग पोटेंशियल फॉर फैमिलीज, आगे जाके ज्यादा बच्चे कमाएंगे। फिर इंक्रीज क्लास साइज, आगे जाकर ये बच्चे जब स्कूल जाएंगे तो आपका क्लास साइज बढ़ेगा और इकोनॉमी डिक्लाइन की तरफ आएगी, क्योंकि डिपेंडेंस को आप लोगों को संभालना पड़ेगा, डिपेंडेंस पर खर्चा करना पड़ेगा, फाइनेंशियल प्रेशर आएगा फैमिलीज के ऊपर, बर्डन आएगा हाउसिंग के ऊपर, फ्यूचर कंपटीशन फॉर जॉब्स। तो 3 इम्पैक्ट्स बताने बहुत सिंपल है। आगे आगे बच्चे ज्यादा होंगे तो क्या इम्पैक्ट होगा, क्लास साइज बढ़ेगा, डिपेंडेंसी बढ़ेगी, तो आपके बच्चों पर ज्यादा पैसा खर्च होगा, हेल्थ सेक्टर पर ज्यादा खर्चा होगा, गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर पर ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, हाउसिंग पर बर्डन पड़ेगा, रिसोर्सेज पर बर्डन पड़ेगा, आगे जाके कंपटीशन ज्यादा हो गया जॉब्स के लिए। खत्म। गिव 2 रीजन फॉर इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ ओल्डर डिपेंडेंस। अच्छा गिव 2 रीजन फॉर इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ ओल्डर डिपेंडेंट। ये कह रहे हैं 2 रीजन बताओ कि ओल्डर डिपेंडेंट लोग क्यों ज्यादा होंगे, मतलब बूढ़े लोग क्यों ज्यादा होंगे। सब भाई बुढ़े क्यों ज्यादा होंगे, क्योंकि भाई आपने वाटर सप्लाई अच्छी कर दी, आपने सैनिटेशन अच्छा कर दिया, आपने हेल्थ सेक्टर अच्छा कर दिया। जब हेल्थ सेक्टर अच्छा कर रहे हो, सैनिटेशन अच्छी कर रहे हो, साफ पानी दे रहे हो, फूड सप्लाई दे रहे हो, डाइट अच्छी है, क्लीन वाटर है, तो बूढ़े लोग ज्यादा होंगे, लोगों की ज्यादा, और पोल्यूशन कम है, साफ हवा है। तब ये सारी चीजें आप दोगे तो आपकी मैंने ऊपर आप लोगों को एक टर्मिनोलॉजी बताई थी, वो क्या बताई थी, वो क्या थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्यों बढ़ेगी, सवाल ये, जब आप बुढ़े लोगों को, जब आप आम पब्लिक को साफ पानी दोगे, साफ हवा दोगे, साफ खाना दोगे, सैनिटेशन अच्छी दोगे, हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करोगे, टेक्नोलॉजी लाओगे हेल्थ सेक्टर में, तो आपके बूढ़े लोग ज्यादा जिंदा रहेंगे। जापान में टेक्नोलॉजी, हेल्थ सेक्टर की टेक्नोलॉजी इतनी वीआईपी है कि वो बुढ़ों को मरने देते ही नहीं है, वो ऑपरेशन करके बचा लेते हैं। तो ये होता है, ठीक है। यहाँ तक था हमारा पॉपुलेशन चैप्टर।
सो सिंपल।